आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय पहली रात। वाचनकर्ता अमित पांडे। यूं कहीं रूप को भी सजाया जाता है, चांद को भी नहलाया जाता है, तारों को भी चमकाया जाता है, आकाश को भी रंगा जाता है। पर केसर ने तो यही किया। यह जला रूप जो विधाता ने दिया, देखने वालों को जलाने लगा। एक एक कर केसर ने वही पोशाक मुझे धारण कराई। जलमुही चोली तो ऐसे फिट बैठी जैसे मेरे अंग के साथ ही बनी हो। उसके आसमानी धरातल पर पड़े रत्न, किनारी और सलमे के बांक बिजली के प्रकाश में ऐसे चमक रहे थे जैसे उज्जवल नीलाकाश में तारे। फिर उसने वह भारी जोड़ा मुझे पहनाया, आभूषण भी धारण कराए। उस पोशाक रत्नाभरण को धारण कर जब मैं कद्दे आदम आईने के सामने जाकर खड़ी हुई, तब अपनी चकाचौंध से भरी आंखें बंद हो गईं। अपने ही रूप को मैं न पहचान सकी। अपने ही रूप के सजाओ में मैं आ गई। केसर ने हंसकर कहा, यह क्या वीणाधारिणी सरस्वती माता की वाहन राजहंसिनी ने मानव रूप धारण किया है, या साक्षात वसंत ऋतु ने मोहिनी रूप बनाया है? केसर की बात पर बांदियां भी मुस्कुरा दी। केसर स्प्रे से मेरे ऊपर तरल सुगंधों की बौछार कर रही थी और प्रधान बांदी बड़ी बारीकी से यह देख रही थी कि श्रृंगार परिधान में कहीं कोई कमी तो नहीं है। हठात मेरे मन में एक अभिलाषा हुई। मेरा मन हुआ वह अभी का आया हुआ तरुण किसुन भी जरा आकर इस रूप को देख ले तो अच्छा हो। यह विचार मन में आते ही मेरे गाल लाल हो गए और मेरी हथेलियां गर्म हो उठीं। इसी समय अबाध रूप से किसुन भीतर आया। क्षण भर उसने मेरे रूप को निहारा, आंखें नीची की और कहा, सवारी के लिए सुखपाल हाजिर करूं या तामजाम? जैसी मर्जी सरकार की हो। वह स्वर सुनते ही मेरा मन हुलस उठा। ऐसा लगा जैसे मेरा श्रृंगार सफल हो गया, पर मुझसे जवाब देते न बना। मैंने हड़बड़ाकर केसर की ओर देखा। केसर ने कहा, सुखपाल ही मंगा लो। किसुन चला गया और तनिक ठहरता तो क्या कुछ हरज था। मैंने सोचा और तभी मुझे अचानक याद आया, वह मेरी ही खिदमत में है। जैसे मेरे दिल की कली खिल गई। मैंने केसर से कहा, सुखपाल की क्या जरूरत थी? जैसे सुबह गए थे वैसे ही पैदल न चले चलेंगे, सामने ही तो रंग महल है। केसर ने जवाब नहीं दिया, केवल तनिक मुस्कुरा दी। परंतु इसी क्षण किसुन फिर आ गया। उसके हाथ में दारू की बोतल थी। मेरी ओर उसने नहीं देखा। उसने दारू की वह बोतल केसर को थमाते हुए साभिप्राय दृष्टि से उसकी आंखों में देखा। वह तुरंत बाहर चला गया। केसर ने गिलास में डालते हुए कहा, थोड़ी पी लो। मैं नहीं न कह सकी, पर भय से कांप गई। आखिर यह सब हो क्या रहा है? दारू मैंने पी ली। दासी ने 2 बीड़ा पान मुझे दिए। पान खाकर मैंने कहा, तो फिर अब चला जाए? किसुन ने आकर सूचना दी, सुखपाल हाजिर है। और मैं सुखपाल पर बैठी। केसर मेरे सुखपाल के आगे, दोनों दासियां अगल बगल और किसुन पीछे चला। चलती बेला केसर ने मेरी प्रधान दासी से मंद स्वर में कहा, सब ठीक ठीक रखना यहां।
दासी ने न जाने केसर के इस संकेत का क्या अर्थ समझा, उसने केवल हंसकर सिर झुका लिया। रंग महल की आज की शोभा की उपमा किस सुषमा से दी जाए। बिजली की सहस्रों बत्तियों से वह भव्य भवन जगमग जगमग कर रहा था। बिजली के लट्टुओं के रंग बिरंगे चक्र ऊंची अटारियों पर घूम रहे थे। नजरबाग और बाहरी प्रांगण में जो वृक्ष और पौधे थे, वे सब रंग बिरंगी बिजली के बल्बों से लदे थे, जो चमकते हुए सितारों या फूलों जैसे लगते थे। फव्वारे रंगीन पानी उछाल रहे थे और नकली जलाशयों से निकली हुई कृत्रिम सहस्र धाराओं के भीतर छिपी हुई बिजली अनोखी छटा दिखा रही थी। सारा रंग महल जैसे एक जादू का आलोकित भवन दिख रहा था। ठौर ठौर पर देशी और विलायती बाजे अपनी अपनी धुन में बज रहे थे। सिंहपौर पर नौबत चढ़ रही थी। ऐसा तो मैंने कहीं कभी देखा ही नहीं था। हमारे दाता के गांव में बिजली कहां थी? केवल हवेली में थोड़ी बैटरियां लगाकर बिजली की व्यवस्था की गई थी, परंतु यहां तो इंद्र भवन का समा बंधा था। ठौर ठौर पर नाचने गाने की भी अनेक मजलिसें जुड़ी थीं, जहां देश देश के कलावंत, गवैये और रूप उजागरी वेश्याएं, ढाढिने, कंचानियां भांति भांति के संगीतों का प्रवाह बहा रही थीं। कहीं ढोलक की ढमक, कहीं तबले की गमक, कहीं ख्याल टप्पे की ललक और कहीं नाच की छमाछम बहार। अपनी अपनी रुचि के अनुसार स्त्री पुरुष अपना मनोरंजन कर रहे थे, खा पी रहे थे, पान कचर रहे थे, हंस हंस कर गप्पें लड़ा रहे थे और महाराज तथा नई रानी की जय जयकार कर रहे थे। कुंवरी के खास कक्ष में महफिल जमी थी। एक छोटा सा कारचोबी के काम का मखमली चंदोबा चांदी के खंभों पर तना था, जिसके बीचों बीच गिलम गलीचों पर मसंद के सहारे कुंवरी विराजमान थी। आज उनके श्रृंगार का क्या कहना था। सारा ही श्रृंगार हीरे मोतियों का था। बड़े बड़े मोतियों की अमंद आभा उस उज्जवल आलोक में बड़ी मनोरम लग रही थी। उनके हीरे के कुंडल, कंठहार, पन्ने की करधनी और नीलम की पहुंचियों पर जब बिजली की रोशनी पड़ती थी, तब सचमुच ऐसा लगता था जैसे क्षण क्षण पर बिजली ही कौंच रही हो। उनकी पोशाक भी बहुत भारी थी। सुना था 80,000 रुपयों में वह जोड़ा दिल्ली के कारीगरों ने तैयार किया था। उनके अंग पर इस समय लाखों रुपयों के रत्न सुशोभित थे। उन सब रत्नाभरणों से लदी फदी कुंवरी अपना सदा का असल शरीर मसंद पर ढुलकाए पड़ी पान कचर रही थीं। ढादिने वहां माड़ गा रही थीं। बेगी आओ जी, मारा ढोला बेगी आओ जी, गिनते गिनते रह गई म्हारी अंगुरियां री रेख, डोला बेगी आओ जी। महाराज अभी तक महलों में नहीं पधारे थे। बाहर भी मर्दानी महफिल जमी थी। कई दासियां उन्हें बुलाने जा चुकी थीं। महाराज उठते ही न थे। मैंने जाकर आंचल आंखों पर लगाकर कुंवरी को जोहार की। मुझे सिर से पैर तक क्षण भर कुंवरी ने देखा। उनके चेहरे का हास्य क्षण भर को जैसे उड़ गया था। दासी बांदियां भी क्षण भर के लिए अवाक होकर मेरी ओर ताकने लगीं। क्यों न ताकती भला, यह जला रूप ही ऐसा था। पर मैं तो लाज संकोच से सिकुड़ी जा रही थी। पर मेरे रूप की जो दोपहरी चढ़ी थी, उसने कुंवरी की सारी ही शान को फीका कर दिया था। कहां मेरा रूप जैसे चटक चांदनी में खिली चमेली, और कहां कुंवरी का श्रृंगार जैसे पानी से भरे बादलों में बिजली की झलक। दासी पर दासियां महाराज को बुलाने जा रही थीं। वे सभी आकर एक ही उत्तर देती, आते हैं आते हैं। पर महाराज आते कहां हैं?
एक दासी ने इतने में आकर अर्ज की, अन्नदाता, वहां तो दारुणो दाखारो चल रहा है। और वह हंस दी। ढाड़े ने झट दारुणो दाखा गाने लगी। भर लाए सुघड़ कलाली, दारुणो दाखारो, पीवन वारो लाखारो, भर लाए सुघड़ कलाली, दारू पियो साजना, राता राखो नेण। वैरी थारा जल मरे, सुख पावेला चेण, दारुणो दाखारो, दारू दिल्ली आगरो, दारू बीकानेर, दारू पियो साहेबा, 100 रुपयारो फेर, दारुणो दाखारो। अब आधी रात बीत रही थी। कुंवरी ने बेचैनी से इधर उधर देखा। मैं निकट ही खड़ी थी। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, तू जा चंपा, उन्हें ले आ। न जाने कुंवरी को यह क्या सूझा। सुनकर मेरे अंग पसीने से भर गए। मैंने घबराकर केसर की ओर देखा। केसर ने कहा, मैं जाऊं अन्नदाता? वहां बाबर की महफिल में इसका जाना क्या ठीक होगा? कुंवरी को भी जैसे जिद हो गई। उनकी भ्रकुटी में बल पड़ गए। सदा से ही उनकी यह आदत थी। मर्जी के खिलाफ तो वह कुछ बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थीं। उन्होंने कहा, नहीं, चंपा ही जाए। मुझे जाना ही पड़ा, पर मेरे पैर नहीं उठ रहे थे। फिर इस रूप में श्रृंगार को लेकर भला मैं कहां जाऊं? कभी मैं बाहर मर्दाने में गई नहीं, पर राजाज्ञा हुई सो ठीक। श्रृंगार और रूप से क्या, अंततः गोली हूं, चाकर हूं, गुलाम हूं। श्रृंगार और रूप है तो क्या मैं महारानी बन जाऊंगी? धीरे धीरे चली, मेरे पीछे केसर भी। केसर ने कान में कहा, मैं तेरे साथ ही हूं, तू जाकर अरदास कर, अन्नदाता महला पधारो। वहां महफिल जुड़ी थी। वेश्याएं अलाप ले रही थीं। एक कोई रूप उजागरी 56 छुरी पंचम में तान अलाप कर गा रही थी। मद छकिया महाराज थाने किण पिलाई दारुड़ो, बोले नी दारूरा मारू पूछे थारी मारुड़ो, दारूड़ो दाखारो। शराब के दौर चल रहे थे। अन्नदाता जाम पर जाम चढ़ा रहे थे। वह बहुत पी चुके थे और भी पीते जाते थे। हाथ में उनके गिलास था, जिसमें खरे के खन की भांति एकदम तेज लाल रंग की शराब भरी थी। आंखें उनकी शराब से लाल हो रही थीं। चेहरे पर मूछें चढ़ी थीं। हल्के गुलाबी रंग की पोशाक पहने थे। गले में उनके बड़े बड़े पन्नों का एक कंठा पड़ा था। मैंने सहमते सहमते निकट जाकर जुहार की और कहा, महला पधारो महाराज हो। महाराज ने मेरी ओर देखा और जाम से भरा हुआ हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। क्षण भर मेरी नजर केसर की ओर घूमी। वह एक खंबे से चिपकी खड़ी थी। मैंने महाराज की बांह थाम ली। मेरा सहारा लेकर वे उठ खड़े हुए, पर उनके पैर लड़खड़ाने लगे। उन्होंने अपना सारे ही शरीर का बोझ मेरे कंधे पर डाल दिया। उनका भारी बोझ संभालना मेरे लिए दूभर हो रहा था। उन्होंने अस्पष्ट शब्दों में कुछ कहा, मैं समझी ही नहीं। शराब का जाम अब भी उनके हाथ में था, परंतु यह क्या, वह रंग महल की ओर न बढ़कर मेरे महल की ओर चलने लगे, मेरे कंधे पर झुके हुए। ऐसा लग रहा था कि अभी लड़खड़ाकर गिर पड़ेंगे। उन्हें संभालते हुए मैंने कहा, उधर अन्नदाता, रंग महल की पौर उधर है। रहने दे, तू चली चल। और वह जैसे मुझे ही धकेल ले चले। उनके बोझ से मैं गिरी जा रही थी। इसी समय आगे बढ़कर केसर ने उनका दूसरा हाथ थाम लिया
और अपने कंधे पर रख लिया। अब एक ओर से केसर और दूसरी ओर से मैं उनका भार अपने पर लादे हुए महल की ओर चल रहे थे। रंग महल की रंगीनी और गायन का शोरगुल पीछे रह गया। हम अपने महल की पौर पर पहुंचे। किसुन ड्योढ़ियों पर हाजिर था। केसर ने उसे संकेत किया। उसने अन्नदाता को देख झटपट जाजम पर चांदनी बिछा दी, मसंद लगा दी। अन्नदाता मसंद पर विराजमान हो गए। हाथ पकड़कर उन्होंने मुझे पास बैठा लिया। केसर दारू ले आई और मैंने दारू डालकर कांपते हाथों उन्हें दी। केसर के संकेत से एक बांदी दौड़ी गई, डाडिनों को बुला लाई। इस बीच किसुन ने चंदोवा तान दिया। डाडिने आकर केसर के संकेत से दारुड़ो दाखारो गाने लगीं। महाराज ने जाम पीकर गले की मोतियों की माला केसर पर फेंक दी और पैर फैला दिए। केसर ने मेरी ओर साभिप्राय दृष्टि से देखा। महाराज अब वास्तव में अर्ध चेतनावस्था में थे। मैंने केसर का अभिप्राय समझ लिया। मैं उठ खड़ी हुई, पर मेरा कलेजा कांप रहा था। भगवान, यह क्या हो रहा है? किसुन और केसर ने उन्हें दोनों ओर से पकड़कर उठाया। केसर ने साहस कर उनके कान के पास मुंह ले जाकर कहा, अन्नदाता, रंग महल में पधारें। उन्होंने हिचकियां लेते हुए कहा, पहाड़ में जाए रंग महल। उन्होंने और भी कुछ कहा, पर अब उनकी वाणी इतनी स्पष्ट हो चुकी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसुन उन्हें शयनागार में लाकर पलंग पर लिटाना चाहता था कि वह कटे वृक्ष की भांति फर्श पर ही गिर गए और कें करने और बड़बड़ाने लगे। वास्तव में अब उन्हें तनिक भी होश न था। भयभीत होकर मैंने केसर की ओर देखा। बाहर डाडिने दाखारों गा रही थीं। उधर मेरा ध्यान कुंवरी पर लगा। भला कुंवरी क्या कहेगी? यह कैसी अनहोनी बात हो गई। मेरा मन घृणा और विरक्ति में भर गया। इसी समय एक दासी हाँफती हुई आई। उसने फुसफुसाकर कहा, गजब हो गया सरकार, नई महारानी को पता लग गया कि अन्नदाता यहाँ है। उन्होंने गाना बजाना और रोशनी एकदम बंद करने का हुक्म दिया है। रंग महल में अब सन्नाटा छा रहा है। सुनकर मैं दंग रह गई। भूल गई मैं अपना रूप, श्रृंगार, सौभाग्य। वह महल, छपरखट, सुख साज, हीरे मोती जैसे मुझे नागिन की भांति डसने लगे। मैं पलंग पर गिरकर सिसक सिसक कर रोने लगी। केसर भी किंग कर्तव्य विमूढ़ सा मेरा सिर गोद में लिए देर तक बैठी रही। शराब के नशे में धुत बदहवास फर्श पर पड़े राजा को देखती रही। मुझे ढांढस तक बंधाने की उसकी हिम्मत न रही। बहुत से विचार मेरे मस्तिष्क में आ रहे थे। सबसे ऊपर रह रहकर कुंवरी का ख्याल मुझे कचोट रहा था। मैं सोच रही थी, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे जले भाग्य में न जाने क्या लिखा है। देर तक मैं सिसक सिसक कर रोती रही और रोते रोते न जाने कब सो गई। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से, अध्याय पहली रात। वाचनकर्ता अमित पांडे।